गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर एसएस क्लास। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हम फर्स्ट चैप्टर को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ दिस इज द सेकंड चैप्टर एंड दिस इज द पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस चैप्टर। वेल स्टूडेंट्स, अगर हम डिफरेंट इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ की बात करें तो अपनी लाइफ में हम अपने चारों तरफ डिफरेंट इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन वी क्लासीफाई ऑल दीज एक्टिविटीज इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। तो इस चैप्टर के अंदर हम फर्दर यही चीज डिस्कस करेंगे कि ये जितनी भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हम अपने चारों तरफ देखते हैं उनको कैसे क्लासीफाई किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर लेट्स सी द कंटेंट्स ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे उन सब चीज़ों को देख लेते हैं। First of all, we will see about the sectors of economic activities. मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कितने सेक्टर्स में डिवाइड किया गया, कितने सेक्टर्स के अंदर उनको क्लासीफाई किया गया, इन सब को देखेंगे। देन वी विल सी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर एंड एम्प्लॉयमेंट। देन आफ्टर दैट वी विल सी ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। एट द लास्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो बेसिकली ये कंटेंट्स जो हैं या ये टॉपिक जो हैं हम इस पूरे चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। तो आगे हम देखते हैं इसी चैप्टर को। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द फर्स्ट टॉपिक सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में बात की है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हमें पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं। So students, the activities which are conducted with the objective to earn money, they are called economic activities. Means ऐसी एक्टिविटीज जिनको केवल हम पैसा अर्न करने के लिए करते हैं वो सारी की सारी एक्टिविटीज इकोनॉमिकल एक्टिविटीज कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपने चारों तरफ कोई भी बात कर सकते हो। मीन्स जो आपके पेरेंट्स जो है जो भी जॉब करते हैं या जो भी बिजनेस करते हैं, दोज आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्योंकि मेन जो एम होता है वो होता है उसके अंदर मनी को अर्न करना। अगर मैं इकोनॉमिकल एक्टिविटीज की बात करता हूँ तो इनमें से कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं तो which can produce goods while others provide services। तो मीन्स इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कुछ एक्टिविटीज तो ऐसी होती हैं जो गुड्स प्रोड्यूस करती हैं और कुछ ऐसी एक्टिविटीज है जो सर्विसेज है उन्हें प्रोवाइड करती है। तो अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। ब्रॉडली हम इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को 3 सेक्टर्स के अंदर डिवाइड करते हैं ऑन देयर कॉमन एट्रीब्यूट्स। मीन्स कॉमन जो एट्रीब्यूट्स है उसके आधार पे हम उनको ब्रॉडली 3 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी सेक्टर, द सेकंड वन इज सेकेंडरी सेक्टर एंड द थर्ड वन इज टर्सरी सेक्टर। आगे हम इन सब जो सेक्टर्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर होते क्या हैं। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्राइमरी सेक्टर। If we think about the primary sector, it refers that sector of the economy which uses natural resources to produce goods. मीन्स हम इसके अंदर वो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज रेफर करते हैं जो कि नेचुरल रिसोर्स का यूज करके गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं। जनरली इट इज एसोसिएटेड विद नेचर डायरेक्टली। रीजन क्या है? क्योंकि इसकी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर नेचुरल जो फैक्टर है वो एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। यही कारण है कि ये सेक्टर जो है वो नेचर से डायरेक्टली एसोसिएट होता है। एग्जाम्पल में हम बात कर सकते हैं एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, फिशरीज, ये इसके एग्जाम्पल हैं। नॉर्मली स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम जो एक्टिविटीज हैं इसकी दीज आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, तो इसी वजह से इसको हम एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड सेक्टर कह सकते हैं। एग्जाम्पल हम कॉटन का ले सकते हैं। अगर हम कॉटन को ग्रो करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले सनलाइट, सोइल और वाटर इसकी आवश्यकता पड़ती है, जो कि एक तरीके से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं और उसके माध्यम से हम कॉटन को प्रोड्यूस करते हैं। तो कॉटन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, यही कारण है कि इसको एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहा जाता है। अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं तो प्राइमरी सेक्टर मेनली अंडर डेवलप्ड जितनी भी कंट्रीज हैं उनके अंदर यूज होता है। मीन्स मैक्सिमम जो एक्टिविटी जो प्राइमरी सेक्टर की है वो केवल अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर होती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंडरी सेक्टर। अगर मैं सेकेंडरी सेक्टर की बात करता हूं तो इट कवर्स ऑल दोज एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म बाय मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स। मीन्स इसके अंदर वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जहां पर हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से किसी अदर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं।
अब स्टूडेंट इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर नेचुरल प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। हम यहाँ पर नेचुरल प्रोडक्ट का यूज करेंगे और उसको मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से हम उसे अदर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और मैन्युफैक्चरिंग जो है मैक्सिमम इट इज टेक्स प्लेस इन अ फैक्ट्री और वर्कशॉप, या तो वो किसी फैक्ट्री में होती है या वर्कशॉप में होती है, इसीलिए इसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर का नाम भी देते हैं। एग्जाम्पल में आप शुगर और गुड फ्रॉम शुगर केन, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि शुगर केन से हम शुगर या गुड़ बनाते हैं, तो इसके लिए हमें शुगर मिल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, जो शुगर या आप कह सकते हो गुड़ है, वो क्या है, एक तरीके से सेकेंड सेक्टर से बने हुए प्रोडक्ट हैं। तो शुगर मिल क्या हुआ, आपका एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो वो आपका सेकेंडरी सेक्टर में आता है। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टर्सरी सेक्टर। अब यहाँ पर टर्सरी सेक्टर को देखेंगे। अगर मैं टर्सरी सेक्टर की बात करता हूँ तो टर्सरी सेक्टर के अंदर वो एक्टिविटीज आती हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करती हैं, सपोर्ट करती हैं, ताकि वो डेवलप हो सके। सो द एक्टिविटीज विच प्रोवाइड सपोर्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, दे आर प्लेस्ड अंडर टर्सरी सेक्टर। उन्हें हम टर्सरी सेक्टर के अंदर रखते हैं। अगर मैं टर्सरी सेक्टर के बारे में बताता हूँ तो इनके अंदर केवल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, कोई गुड्स एंड अदर थिंग्स नहीं प्रोड्यूस होती। मीन्स हम यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करेंगे, किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं करेंगे। यही कारण है कि ये सर्विस सेक्टर कहलाता है। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग। एक तरीके से सर्विसेज हैं जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में हेल्प करती हैं। इसके अलावा अदर एसेंशियल सर्विस भी ये सेक्टर प्रोवाइड करता है, जो कि प्रोफेशनल्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज बाय डॉक्टर्स। इस तरीके से लॉयर्स कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, एजुकेशन फैसिलिटीज टीचर्स प्रोवाइड करते हैं, और कुछ आईटी सर्विसेज भी हैं लाइक एटीएम, बीपीओ और इंटरनेट कैफे। उस तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टर्सरी सेक्टर ने कोई भी चीज प्रोड्यूस नहीं की, बल्कि उसने सपोर्ट प्रोवाइड की प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को, ताकि वो डेवलप हो सके। मीन्स एक तरीके से सर्विस प्रोवाइड की। तो यही कारण है कि टर्सरी सेक्टर जो है उसे सर्विस सेक्टर कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर के बारे में बता दिया है। आई थिंक आपको ये तीनों कंसेप्ट जो है क्लियर हो चुके होंगे। सो नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स। मीन्स हमने तीनों सेक्टर डिस्कस कर लिए हैं, अब हम उनको कंपेयर करते हैं। बट स्टूडेंट्स, अगर आपने एक बात नोट की है हो, तो तीनों सेक्टर्स डिफरेंट थिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। देन हाउ वी कैन कंपेयर ऑल थ्री डिफरेंट थिंग्स। हम तीन अलग अलग चीज़ों को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। मान लीजिए स्टूडेंट, अगर हमें आपको कंपेयर करना है, जो स्टूडेंट आपको कंपेयर करना है, तो अगर मैं एकेडमिक बेस पर कंपेयर करता हूँ तो वहाँ पर मैंने बेसिस बनाया एकेडमिक बेस, तो उसमें मैं मार्क्स को इवेलुएट करूँगा। तो इस तरीके से हम जब भी कंपैरिजन करते हैं तो हमेशा कॉमन थिंग्स के आधार पे कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट, अगर मैं तीनों सेक्टर्स की बात करता हूं तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू कंपेयर दीज थ्री सेक्टर्स। रीजन क्या है, बिकॉज ऑल प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड प्रोवाइड डिफरेंट सर्विसेज। तो इस तरीके से ये डिफिकल्ट टास्क है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर कोई कॉमन मेथड यूज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम इन तीनों सेक्टर्स को कंपेयर कर सकें। और अगर मैं कॉमन मेथड की यहाँ पर बात करता हूँ, तो कॉमन मेथड जो होगा वो होगा हमारा केवल वैल्यू। रीजन क्या है, क्योंकि एवरी गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी हमारे वर्ल्ड के अंदर कोई भी गुड और सर्विसेज है, एवरीथिंग हैज अ वैल्यू, हर एक के पास एक वैल्यू है। और जब कभी भी हम गुड और सर्विसेज को कंपेयर कर रहे हैं इन तीनों सेक्टर्स की, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उनकी वैल्यू को कैलकुलेट करके उस वैल्यू के आधार पर हमें उसको कंपेयर करना चाहिए। तो केवल यही तरीका होगा जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे, इन तीनों सेक्टर को कंपेयर कर सकते हैं। तो कॉमन जो मेथड होगा इनको कंपेयर करने का, वो होगा आपका वैल्यू के बेस पर। सो नाउ स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले डिस्कस कर लिया है कि हम क्या करेंगे, तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करने के लिए एक वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। बट यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि विच वैल्यू शुड बी कैलकुलेटेड, हमें कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करनी चाहिए, यहाँ पर क्वेश्चन आएगा। तो इसके लिए मैं आपको इस जो क्वेश्चन है इसके आंसर के लिए मैं आपको थोड़ा सा 9th क्लास में लेके जाना चाहता हूँ। 9th क्लास में मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट टर्म कराई थी, दैट इज जीडीपी, इट मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपको शायद याद होगी। जीडीपी का मतलब है इज द सम ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड जीडीपी। मींस एक साल के अंदर, एक कंट्री के अंदर टोटल जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया गया है, उन सब का जो टोटल है वो आपका जीडीपी कहलाएगा। तो हमने इसके बारे में डिस्कस किया था।
तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपनी इन तीनों जो सेक्टर्स हैं उनको कंपेयर करने के लिए जीडीपी के अंदर इनकी वैल्यू क्या है उसको डिस्कस करेंगे। उसके आधार पर डिसाइड कर लेंगे कि हम कि कौन सा जो सेक्टर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन हमारे यहाँ पर एक और अराइज हो जाता है कि हाउ डू वी कैलकुलेट द जीडीपी ऑफ अ कंट्री। ये क्वेश्चन हमारे सामने अराइज होएगा क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया है कि तीनों सेक्टर को कंपेयर करने के लिए हम वैल्यू के आधार पे उसको कंपेयर करेंगे, और वैल्यू का मतलब है हम जीडीपी के आधार पे उसको डिसाइड करेंगे, डिटरमाइन करेंगे कि विच वन इज इंपॉर्टेंट सेक्टर। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हाउ डू वी कैलकुलेट द जीडीपी ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री की जीडीपी क्या है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है। तो उस क्वेश्चन के आंसर के लिए हम आगे देखते हैं। So students, now we will discuss how to calculate GDP. अगर मैं GDP की बात करता हूँ तो GDP को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज कीजिए कि देयर इज अ फार्मर, वो क्या करता है, वो अपनी व्हीट ग्रो करता है और उसे हार्वेस्ट करने के बाद मार्केट में वो 8 रुपीज पर केजी के आधार पे सेल कर देता है। उसके बाद ट्रेडर जो है उसे परचेज करता है और उसको ग्राइंड करके आटा बना लेता है और उस आटे को मार्केट में 10 रुपीज पर केजी के आधार पे बेचता है। देन मैन्युफैक्चरर उस आटे को परचेज करने के बाद उसके 4 पैकेट बिस्किट के बनाता है और उनके आधार पे जो बिस्किट की कीमत होती है वो 60 रुपीज होती है। इट मीन्स 15 रुपीज पर पैकेट, तो 60 रुपीज टोटल वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर अगर स्टूडेंट मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट क्या है, तो यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट है आपका बिस्किट। तो इस आधार पे स्टूडेंट्स अगर मैं बात करता हूँ, जो बिस्किट है वो फाइनल प्रोडक्ट हुआ। तो इस तरीके से जब प्रोडक्शन लेवल का जो फाइनल प्रोडक्ट है बिस्किट, उसकी ही वैल्यू हमेशा जीडीपी में काउंट की जाती है। अगर मैं इससे पहले आटे की बात करूं या इससे पहले मैं फार्मर के जो व्हीट है उसकी बात करता हूं, तो दोज आर इंटरमीडिएट गुड्स, और ये इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं उनकी वैल्यू को हम कभी भी जीडीपी में काउंट नहीं करते। जिस वक्त हमने बिस्किट एज ए फाइनल जो प्रोडक्ट था उसकी वैल्यू को डिसाइड किया, उस वक्त जितने भी इंटरमीडिएट जो गुड्स थे उनकी वैल्यू को उसके अंदर इंक्लूड कर लिया था। तो यही कारण है कि प्रोडक्शन लेवल में जिस वक्त प्रोडक्शन लेवल करते हैं तो उस वक्त हम जो फाइनल गुड्स है उसकी वैल्यू को काउंट करते हैं, और ये जो फाइनल प्रोडक्ट है इसी की वैल्यू को जीडीपी के अंदर रखा जाता है और उसके माध्यम से जीडीपी कैलकुलेट की जाती है। तो जीडीपी को जब कैलकुलेट करते हैं तो फाइनल गुड्स की जो वैल्यू उसको कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इस एग्जांपल में देखा कि जो बिस्किट है वो फाइनल प्रोडक्ट था, तो उसी की वैल्यू को केवल हम जीडीपी में काउंट करेंगे और अदर जितनी भी वैल्यूज हैं अदर इंटरमीडिएट गुड्स की, उनको हम काउंट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट, आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका होगा। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे द कंपैरिजन ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर। इस चीज को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। Student, I hope the concept is clear to all of you. I'll see you in the next video. Keep smiling. Thank you. Have a nice day.